हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो है इकोनॉमिक्स की 11th 12th की आपसे मिस नहीं हो पाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 3, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। क्लास 12th हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या फिर उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे आज दोस्तों। इससे पहले हम पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी मैं पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर चुका हूँ, मेरे चैनल पर आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो 1990 में आई थी। वो क्या है, किस बारे में थी, वो हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में 1947 में क्या हुआ, उससे पहले हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए थे। उससे के बाद हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स के दौरान जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे तब इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। फिर हमने अगले चैप्टर में पढ़ा कि 1950 से लेके 1990 तक। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी थी, इकोनॉमिक की क्या कंडीशन थी, क्या अच्छा था क्या बुरा था, ये सब कुछ हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में। अब थर्ड चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि 1990 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसमें क्या था ऐसा, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो पढ़ने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि वो आई क्यों थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब दोस्तों ये होता है, रिफॉर्म का मतलब होता है किसी भी सिस्टम में चेंज लाना, इम्प्रूवमेंट लाना। जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म है, मतलब कि जैसे हेल्थ रिफॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, तो मतलब आपको हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या सिस्टम में इम्प्रूव लाएंगे। आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, आप खाना अच्छा खाएंगे जिससे कि हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब भी कुछ ऐसा ही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब है कि आप अपने सिस्टम में, इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस लाएंगे, इंप्रूवमेंट लाएंगे जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है बेटरमेंट की तरफ बढ़े। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1990 में आए थे, जिसे हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वो क्यों लाना पड़ा था, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। सब कुछ सही तो चल रहा था, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेजर्स है दोस्तों। इसने एक तरीके से हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो इतने स्ट्रॉन्ग मेजर्स लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, हम इस वीडियो में सबसे पहले तो हम वो पढ़ेंगे कि रीजंस क्या थे, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उनको लाने के कारण क्या थे। टोटल 6 पॉइंट्स दोस्तों मैंने बना दिए, ताकि जो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है आप लिख दीजिएगा। 3 का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट लिख देगा, 4 का है तो 4 पॉइंट। मैं आपको 6 पॉइंट्स जो है बता रहा हूँ, ताकि 6 के 6 पॉइंट्स अगर 6 मार्क्स का आ जाए तो आप 6 पॉइंट्स लिख सकें। दोस्तों बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है दोस्तों पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था। ये एक बहुत बड़ा कारण था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लाना पड़ा था। आप जाएंगे देखेंगे ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो अभी भी आप देखेंगे लॉसेज में है। आज भी ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर जो है लॉसेज में है। और उस वक्त तो ज़्यादातर कंपनीज़ ही, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ ही पब्लिक सेक्टर ही की ही थी। आज तो फिर भी कुछ प्राइवेट कंपनीज़, काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज़ आ गई हैं मार्केट में। उस वक्त तो सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही था, सारी की लगभग सारी की सारी इंडस्ट्रीज़। और आप जानते हैं दोस्तों, आप सरकारी बैंक चले जाएँ, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाए तो वहाँ पर क्या होता है। अब तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया, बट पहले तो आप ये समझ लीजिए, आप जाइए, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए और बोलिए आपको कुछ भी काम है, तो आपको एक लंबे जो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देंगे। समझिए आप जाएँ और बोले कि भाई मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो वो आपसे बोलेंगे पासपोर्ट की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, अपनी 12th की मार्कशीट, 10th में जो इंग्लिश में ऐसे लिखा था उसका प्रिंट आउट, डेस्पासिटो के लिरिक्स। तो ऐसा कुछ हाल था दोस्तों पब्लिक सेक्टर का। परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छी नहीं थी। जब क्वालिटी ऑफ सर्विस अच्छे नहीं होते तो कस्टमर ज़्यादा नहीं होते, और जब कस्टमर ज़्यादा नहीं होते तो प्रॉफिट्स नहीं होते, रेवेन्यूज़ नहीं होते। तो इसलिए वो ह्यूज लॉसेस में चल रहे थे। सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत उनको जो है फंडिंग मिलती थी, उसी पे चल रहे थे। क्योंकि कोई भी जो लोग हैं वो सरकारी दफ्तर में कदम रखना ही नहीं चाहते, तो उनके कस्टमर ही नहीं बन रहे थे। जब कस्टमर नहीं बनते तब कोई रेवेन्यू नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा। तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस चल रही थी, लॉसेज में चल रहे थे हमारे पब्लिक सेक्टर्स। आते हैं आप सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है सर, ये हमने वैसे पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। फिर भी मैं आपको जो है एक तरीके से रिवाइज कराता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट दोस्तों एक सिंपल शीट होती है, समझ लीजिए, जिसमें कंट्री से बाहर कितना पैसा गया और अंदर कितना आया उसका एक हिसाब होता है। जो भी पैसा आउटफ्लो हुआ है, मान लीजिए हमने देश से बाहर अभी मान लो कुछ एक्सपोर्ट किया है तो हमें पैसा आएगा, और अगर हमने कुछ इंपोर्ट किया है तो पैसा चला जाएगा। अब मान लीजिए हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो है, उसका $20 बिलियन का जो है उसका वैल्यू है।
और जो हमने बाहर से इंपोर्ट किया है, तो मतलब हमने पैसा जो भेजा है, पैसा जो बाहर गया है वो गया है $100 बिलियन का। तो यार यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से पैसा बाहर चला गया है 100 और अंदर आया है 80। तो एक तरीके से डेफिसिट हो गया है ये, कि भाई पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है और अंदर कम आ रहा है। तो इसे कहते हैं डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि भाई पैसा जो है वो जो हमारी कंट्री में जितना आ रहा है ना, उससे ज़्यादा हमारे देश से बाहर जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा था दोस्तों? इसलिए हो रहा था कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। इंपोर्ट हम इसलिए ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि दोस्तों हमारी पॉपुलेशन तो देखो बढ़ रही थी 1950 से 1990 आते आते पॉपुलेशन तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। और उसके साथ साथ कंजम्पशन की नीड्स भी बढ़ती हैं। जब जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, वो कंजम्पशन की नीड्स को पूरा करने के लिए पब्लिक सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए हमें बाहर से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही थी। कंट्री की डिमांड को मीट करने के लिए हमको इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही। और जब इंपोर्ट होता है तो बाहर जो है पैसा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज जो भी है वो बाहर चला जाता है। तो इसलिए ये इंपोर्ट जो से हमारे जो पैसा जा रहा था ये बढ़ रहा था, और पैसा देश में कोई आ नहीं रहा था। देश में पैसा कब आएगा दोस्तों? बाहर से रेवेन्यू कब आएगा? बाहर से दोस्तों तब आएगा जब कोई टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर से, तब आएगा, जो कि नहीं आ रहे थे ज़्यादा। या फिर बाहर की कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करेगी अगर हमारे देश में, तो ऐसा होगा, जो कि वो भी नहीं हो रहा था क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही सब कुछ चला रहा था। उनको अलाउड ही नहीं था बाहर से देश में आके काम करना। तो इसलिए दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डेफिसिट में जा रहा था, पैसा देश से बाहर ज़्यादा जा रहा था और अंदर कम आ रहा था। अगला पॉइंट है दोस्तों इन्फ्लेशनरी प्रेशर। महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी दोस्तों 1950 से 1990 के बीच में। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया था, महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि जो प्लेयर्स थे ना मार्केट में वो बहुत कम थे, सेलर्स बहुत कम था। आप ये समझिए कि मान लीजिए आपके घर के पास दो ही शॉप्स हैं, दो ही सेलर्स हैं ए और बी, जो कि राइस जो है वो सेल करना चाहते हैं। अब भाई दोनों कह रहे हैं कि हम 25 रुपये केजी पे बेचेंगे आपको राइस। अब क्योंकि आपके पास सिर्फ यही दो ही ऑप्शन है तो आपको इस पर ख़रीदना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगले साल से अमेज़ॉन खुल गया, बिग बास्केट आ गया, ऐसे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए और आपके आसपास कई दुकानें भी खुल गई। अब क्या है कि अब कंपटीशन आ गया मार्केट में। अब क्योंकि मार्केट में कंपटीशन आ गया है तो इसलिए अब सबके सब आपसे आप जाके खरीद सकते हैं। तो मार्केट में प्राइस अपने आप 20 रुपये केजी या 19 रुपये केजी हो जाए, क्योंकि अब आपको ऑप्शन बहुत सारे हैं ना। आप यहाँ नहीं जाएंगे तो यहाँ से चले जाएंगे, आपको ये सस्ता दे देगा। तो इसलिए मार्केट में अपना प्राइस कम हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए सिर्फ सेलर ही दो हैं तो वो मार्केट में प्राइस कम कभी हो नहीं पाएगा। तो इन्फ्लेशन जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, चीज़ें महंगी होती रहेंगी। और यही हो रहा था उस वक्त, इन्फ्लेशन जो है बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि मार्केट में कोई बेचने वाले थे ही नहीं लोग, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सब कुछ देख रहा था, प्राइवेट सेक्टर कुछ देख नहीं रहा था। कंपनीज थी बहुत कम और जो है खरीदने वाले थे बहुत ज़्यादा। तो जो कम कंपनीज वो अपना मुँह मंगा प्राइस ले रही थी। तो पब्लिक सेक्टर जो है इसलिए एक तरीके से क्योंकि कम थे, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो अपना प्राइस ले रहे थे, महंगाई बढ़ते जा रही थी। अगला पॉइंट आता है दोस्तों फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। एक तरीके से हम आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक कि एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम क्यों हो रहे थे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दोस्तों वो होते हैं जो एक तरीके से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, यूरो का जो हमारे पास रिजर्व्स होता है ना, जैसे आपका गोल्ड का रिजर्व होता है वैसे आपका फॉरेन एक्सचेंज का भी रिजर्व होता है। तो समझ लीजिए हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे डॉलर, वो कम होते जा रहे थे। वो रिजर्व इसलिए कम हो रहे थे क्योंकि हम, सबसे पहली बात तो हम बाहर से जो है इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो जो रिज़र्व जो हमारा था उसमें से एक बड़ा चंक जो है वो बाहर चला जाया करता था, देश से बाहर रिजर्व्स चले जाते थे। ठीक है, इसलिए हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कम हो रहे थे। प्लस हमारे देश में रिजर्व्स कुछ आ ही नहीं रहे थे क्योंकि कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था हमारी कंट्री में, कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा था हमारी कंट्री में, ना तो कोई टूरिज़्म है ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमें रिजर्व्स नहीं आएंगे और हमारे देश से रिजर्व्स चले जा रहे हैं। तो इसलिए फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की तरफ हम बढ़ रहे थे, क्योंकि रिजर्व जो है वो कम होते जा रहे थे। आते दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट दोस्तों हाई बर्डन ऑफ डेट्स। अभी तक आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी दोस्तों कि हो रहा था क्या, कि एक्सपेंडिचर थे बहुत ज़्यादा और इनकम हो रही थी कम। खर्चे ज़्यादा थे और इनकम कम थी। और जब ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके खर्चे ज़्यादा हों किसी देश के और इनकम हो कम, तो वो लेते हैं डेट्स, मतलब वो लेते हैं लोन। लोन किससे लेते हैं दोस्तों? वो लोन लेते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक। ये जब फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये आपको लोन प्रोवाइड करती हैं कि अगर आपकी कंट्री की में इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है तो आपको लोन देते हैं ताकि आप कुछ वक्त तक जो है उस लोन से आप गुजारा करें और फिर बाद में वो लोन दे दें। याद रखिए दोस्तों ये लोन है, ये एड नहीं है।
एड अलग होता है। एड आपको मिलता है, मान लीजिए अगर आपको इकोनॉमिक जैसे मान लीजिए कोई कैलेमिटी आ गई है, मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आ गया है या सुनामी आ गई, तो आपको एड मिलता है, वो आपको वापस नहीं देना है। लोन आपको वापस देना है, तो वो बर्डन आपके सिर पे हमेशा है, उस लोन को वापस देना है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो भी आपको वापस देना है। तो ये हमारे पास बर्डन जो है ना लोन का बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि हम नीड नहीं पूरी कर पा रहे थे अपने खुद का कंजम्पशन के लिए, हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे और बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, और उसके लिए हमें पैसा चाहिए था और पैसा हम जो है इनसे ले रहे थे, वर्ल्ड बैंक से, IMF से। तो लोन जो बढ़ता जा रहा था हर साल। लास्ट पॉइंट दोस्तों हमारा था इन एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो बहुत इनएफिशिएंट था इन चीज़ों को टैकल करने के, क्योंकि आप ये समझिए कि हमारे देश में एक, अगर आप सिंपल एक रेगुलर बेसिक इकॉनमी भी देखें तो कोई भी चीज़, कोई भी देश चलाने के लिए चाहिए होता है आपको पैसा। पैसा आता कहाँ से है, ठीक है ना? गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से आएगी? गवर्नमेंट की इनकम आएगी दोस्तों या तो टैक्स से, या फिर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट से, ठीक है ना? ये दो तरीके हैं जिनसे गवर्नमेंट की इनकम आती है, बेसिक दो तरीके। अब टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा था। टैक्स इसलिए कलेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि कम प्लेयर्स थे मार्केट में। टैक्स देखिए आता कैसे है, टैक्स होता है तब जब लोगों की इनकम होती है, ठीक है? लोगों की इनकम कब होती है? लोगों की इनकम होती है तब जब मार्केट में जॉब्स होती है, ठीक है? जॉब्स मार्केट में कब होती हैं? जॉब्स मार्केट में तब होती हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट बेचने के लिए लोग अवेलेबल होते हैं, जब कंपनीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना? ऑर्गेनाइजेशन बहुत होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत होती हैं और चीज़ों की डिमांड भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना? तभी तो जॉब्स क्रिएट होती हैं। बट इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा था, ना तो चीज़ों की डिमांड थी, अगर डिमांड थी भी तो कंपनीज नहीं थी, क्योंकि सब पब्लिक सेक्टर हैंडल कर रहा था। कंपनीज नहीं थी तो जॉब्स नहीं थी, जॉब्स नहीं थी तो इनकम नहीं थी लोगों की, और इनकम नहीं थी लोगों की तो टैक्स कलेक्शन भी बहुत कम था, बहुत ही कम टैक्स कलेक्शन हुआ करता था, और प्रॉफिट जो है पब्लिक सेक्टर जो वो बना ही नहीं रहे थे, वो तो लॉसेज में चल रहे थे। तो इनकम तो सरकार की जो थी वो बहुत ही कम हो गई थी, और खर्चे जो थे, एक्सपेंडिचर, वो जो है हम देख चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो ये मैनेजमेंट जो है ना बहुत इनएफिशिएंट हो गया था कि भाई इनकम कम हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, अब कैसे, कब तक चलेगा ये? लेकिन कभी कभी ना कभी तो हमको किसी ना किसी उस पर आना पड़ेगा ना, कि मतलब एक मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम है 100 और एक्सपेंडिचर 110, तो फिर भी आप कुछ एक समय तक आप निकाल सकते हैं कि काफ़ी समय तक आप जो है जा सकते हैं। बट अगर आपकी इनकम है 100 और खर्चे हैं 200, तो उस वक्त जाकर आपको कहीं ना कहीं तो आपको देखना पड़ेगा कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है इस सिचुएशन में ना पहुँचे। पर वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, इसलिए क्या हुआ कि 1990 में जो है हमें एक बहुत बुरी सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी कि हमारा देश जो है बहुत एक, क्या नाम है, पूरी सिचुएशन में आ गया था। हमें गोल्ड जो है वो रखना पड़ा था गिरवी IMF के पास, और हमें उसके बाद लोन मिला था, और उस लोन के बाद हमें जब IMF ने लोन दिया था उसके बाद हमारे को उन्होंने कुछ कंडीशंस पर लोन दिया था। वो कंडीशंस थी कि भाई आपको अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ेगी, ओपन करनी पड़ेगी ग्लोबल प्लेयर्स के लिए, बाहर के देश के लोगों के लिए आपको अपनी इकॉनमी ओपन करनी पड़ेगी ताकि वो आपके देश में आके सामान बेच सकें, क्योंकि आपके देश में डिमांड बहुत है बट कोई बेचने वाला है नहीं। और प्राइवेट प्लेयर्स, उनके लिए भी आपको अपनी इकॉनमी खोलनी पड़ेगी, और अपने आप जो ट्रेड के लिए जो आपने बैरियर्स बना रखे हैं उनको आपको, क्या नाम है, ठीक करना पड़ेगा, वो बैरियर्स को आपको तोड़ना पड़ेगा। इन सब सिचुएशंस के आधार पर हमने IMF से जो है लोन मिला था, और इसके बाद इन सब सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और वो क्या पॉलिसी थी, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके बाद उससे हमें आज तक क्या फ़ायदे हो रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तो अगर अभी तक आपको मेरा चैप्टर पसंद आया, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।